नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में देश को दिवाली से पहले जो तोहफा देने का वादा किया था वो पूरा कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ पर करारा पंच भी किया गया। एक तरफ सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत में हैं और कई मुद्दों पर समझौता हुआ है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ट्रंप कानूनी दांव पेच में कैसे फंस गए हैं ये भी दिखाएंगे। वहीं आज बिहार बंद का असर क्या रहा वो भी आपको बताएंगे और साथ ही यूपी से सीएम योगी की वो खबर भी दिखाएंगे जिसमें वो विपक्ष पर बरसे हैं। इसके साथ ही अगले 45 मिनट में कई और भी और जरूरी खबरें भी आपको दिखाएंगे और पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वैश्विक व्यापार पर ट्रंप टैरिफ के काले साए के बीच भारत और सिंगापुर ने अपनी आर्थिक साझेदारी को नई उड़ान दे दी है। जो ट्रंप टैरिफ का तेवर दिखाकर भारत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते थे, उस तेवर के असर को भारत की कूटनीति ने बेअसर कर दिया है और अब भारत में व्यापार की नई बयार शुरू हो गई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने ग्रीन एनर्जी, सिविल एविएशन, शिपिंग और स्पेस जैसे अहम क्षेत्रों में 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और सिंगापुर ने साझेदारी को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाते हुए कई नए सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें एडवांस्ड और स्किलिंग, ग्रीन शिपिंग और अर्बन वाटर और सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन शामिल है। व्यापार को गति देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी CECA और आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा का भी निर्णय लिया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा बेहद खास है क्योंकि पीएम पद संभालने के बाद वोंग की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और सिंगापुर इस साल अपने कूटनीतिक संबंधों के 60 साल और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के 20 साल मना रहे हैं। ऐसे में यह दौरा केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक नजरिए से भी अहम है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी। चेन्नई में सिंगापुर एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करेगा। दोनों देशों ने AI, क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान में हुए नए समझौते से स्पेस सेक्टर में सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा। UPI पे नाउ कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ा है और इसमें अब 13 भारतीय बैंक जुड़े हैं। समुद्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग। दोनों देशों ने ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने सिंगापुर की कंपनी SPA इंटरनेशनल द्वारा विकसित मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। भारत और सिंगापुर के बीच हुए ये समझौते न सिर्फ ट्रंप के टैरिफ के काट हैं बल्कि दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रमाण भी हैं। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि AI, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत और सिंगापुर न सिर्फ व्यापार और निवेश पर आगे बढ़ रहे हैं
बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, हिंद प्रशांत रणनीति और वैश्विक चुनौतियों पर भी कदम से कदम मिला रहे हैं। सिंगापुर के साथ भारत का रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की साझा भूमिका चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच और अहम हो जाती है। इसके अलावा दोनों देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर बात कर चुके हैं। Fourth, we will expand cooperation in frontier areas like space. To date, more than 20 Singapore-made satellites have been launched by India. Through the MOU on promoting collaboration in the space sector, we will broaden this partnership and push the boundaries of what we can achieve together. Finally, Prime Minister Modi and I reaffirmed that people-to-people ties remain the bedrock of our relationship. We agreed to enhance exchanges, including through closer civil service cooperation. ट्रंप ने दुनिया पर जो टैरिफ फोड़ा है, इससे वैश्विक व्यापार पर असमंजस बढ़ा दिया है। इस टैरिफ से सबसे ज्यादा असर एशियाई निर्यातक देशों पर पड़ता है। ऐसे में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी दोनों देशों को वैश्विक अनिश्चितता से बचाने में मदद करेगी। भारत एशिया में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहता है और सिंगापुर इसमें एक अहम हब साबित हो सकता है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण है और यह प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यात्रा केवल समझौतों की सूची तक सीमित नहीं रहेगी। ये भारत और सिंगापुर के रिश्तों को अगले दशक के लिए नई दिशा देगी। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप्स के जरिए दोनों देश 21वीं सदी की साझेदारी का खाका तैयार कर रहे हैं। अब बात उस खबर की जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो वादा किया था अब उसे पूरा कर दिया है। देश में अब जीएसटी के बाकी स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें भी ऐसी भी हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, मतलब उस पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। अगले 5 मिनट में जीएसटी पर आपके हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। Rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. बुधवार की रात केंद्र सरकार के इस ऐलान ने करोड़ों हिंदुस्तानियों की सुबह बना दी। जीएसटी का बोझ कंधे पर लेकर सोए लोग जब नींद से जागे तो वो बोझ हल्का हो चुका था। पीएम मोदी ने लाल किले पर किए वादे के मुताबिक देशवासियों को प्री दिवाली गिफ्ट देकर ये साबित कर दिया कि पीएम मोदी जो बोलते हैं उस पर अमल भी करते हैं। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको समझने के लिए आप नए जीएसटी का स्लैब देखिए। रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन जैसी चीजों पर जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया है। किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर सिंचाई की मशीन, कृषि मशीनरी पर भी जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया है। हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस और कैंसर की 3 दवा समेत 33 जरूरी दवाओं पर जीएसटी 0 कर दी गई है। वहीं थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। छोटी मोबाइल और कारें भी पहले से सस्ती हो गयी। इनसे जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18% कर दी गई है।
सबसे बड़ी राहत शिक्षा के क्षेत्र में दी गई है। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, नोटबुक पर जीएसटी की दर 0 कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़ी टीवी और वॉशिंग मशीन पर 28 से घटाकर जीएसटी दर 18% कर दी गई है। एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. Reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में हुए ये ऐलान आम आदमी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि ये राहत लग्जरी आइटम्स और नशीले पदार्थ के लिए नहीं है। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। कौन से सामान अब महंगे हो जाएंगे वो भी जान लीजिए। पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेस, 350 सीसी से ज्यादा इंजन की बाइक, एयरक्राफ्ट, याट, लग्जरी कारें और रिवॉल्वर और पिस्तौल पर जीएसटी 18 और 28 से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। मोदी सरकार ने जीएसटी में छूट का तोहफा दिया तो लोग खुशी से झूम उठे। त्योहार के समय जब सरकार ने लोगों को गिफ्ट दिया तो लोगों ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया है। सियासी गलियारों से भी पीएम मोदी के लिए धन्यवाद की बौछार आ गई। कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले बजट में ही उन्होंने जो आम जन को एक बड़ी राहत देने का काम किया, जो लोग सोचे भी नहीं थे, और 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया। और 15 अगस्त को मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा है उनको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया गया। इसकी जो सामान्य जनता है, इनके पैसा से सारा टैक्स आता है, जहां से भी आता है इनको टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए जहां जहां संभव है इनको राहत देना चाहिए। तो काफी दिन से चर्चा हो रही थी, सरकार के पास सफिशिएंट और टैक्स आ रहा है जीएसटी में, तो सरकार को लगा कि आम जनता को राहत देना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना राहत मिलेगा। गाड़ी से, कंप्यूटर से, मोबाइल से लेकर के कपड़ा तक, सब दवाई तक, हर चीज में लोगों को राहत मिला। देश की आम जनता को दिवाली का गिफ्ट मिल चुका है। लोग गदगद हैं और उनको ये भरोसा भी हुआ है कि मोदी की गारंटी है तो पूरी होनी ही है। अगली खबर भी जीएसटी को लेकर ही है कि आखिर इस रिफॉर्म से देश के लोगों को कितना फायदा होने वाला है और वो कौन कौन से चीजें हैं जिसमें आम जनता को भारी बचत होने वाली है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जिस प्रकार से जीएसटी की दरों में भारी भरकम उन्होंने छूट दी है, कमी की है, ये आम जनता को और खासकर मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा सहारा देगा। कोई सेक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय। जीएसटी की दरों को सरल बनाकर और उनको कम करके विकास का पहिया रॉकेट की स्पीड से चला। ये हमारी देश में एक आर्थिक क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं। पुनः मोदी सरकार को बहुत बधाई। नई सुबह, नई राहत, नई अर्थव्यवस्था की नई इबारत लिख रहा है भारत।
बुधवार की रात हिंदुस्तान की नींद अलग ही सुकून लेकर आई है। देश के टैक्स स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव हो गया है। जिस तरह एक मजबूत कप्तान अपने जहाज को तूफानों से पार लगाता है, उसी तरह पीएम मोदी भारत को वैश्विक चुनौतियों से निकालकर विकास की नई मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। महंगाई से जूझते आम आदमी की जेब को अब राहत मिलने वाली है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। देश की डिमांड और सप्लाई चेन की रफ्तार बढ़ने वाली है। लेकिन इस बड़े जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के फैसले से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये देश को और देश के लोगों को कितना फायदा पहुंचाने वाला है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस रिफॉर्म से आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर कितना पड़ेगा, वो तो 22 सितंबर को नई दरें लागू होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसके असर को अनुमानित आंकड़ों से समझ लेते हैं। रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन सस्ते होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी सामान की कीमत 100 रुपए है, 12% जीएसटी के साथ उसकी मौजूदा एमआरपी यानी अधिकतम कीमत होगी 10 + 12 यानी 112 रुपए। रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामान इसी 12% जीएसटी स्लैब में आते हैं, जिन्हें घटाकर 5% जीएसटी स्लैब में कर दिया गया है। ऐसे में इनकी एमआरपी यानी अधिकतम कीमत हो जाएगी 105 + 5 यानी 105 रुपए। यानी अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपए देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपए ही देने होंगे। यानी 112 रुपए के सामान पर आप 7 रुपए बचा पाएंगे। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 12% की बजाय 5% टैक्स स्लैब से 100 रुपए का सामान जो 112 रुपए में मिलता था, वो अब 105 रुपए में मिलेगा। जैसे कि आम तौर पर एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली का खर्च 25 से 30 हजार रुपए के बीच होता है। अनुमान के तौर पर मान लें कि इसमें किचन, ग्रोसरी के आइटम वगैरह 20 हजार रुपए के होते हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 1250 रुपए की बचत हो सकती है। इस टैक्स रिफॉर्म से रोजमर्रा की चीजों के अलावा आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। क्या है वो बदलाव और कैसे ये देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रक्षक माना जा रहा है, अब आप ये समझिए। भारी भरकम दवाइयां, टेस्ट और लंबे समय तक चलने वाले इलाज की वजह से लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऊपर से जीएसटी का अतिरिक्त भार इस खर्च को और भी बढ़ा देता है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से मरीजों और उनके परिजनों को काफी आर्थिक राहत मिलने वाली है। लेकिन आखिर कितनी राहत मिलेगी, इसको भी अनुमानित आंकड़ों से समझिए। कैंसर और रेयर डिसीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और टेस्ट के खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी सबसे महंगी और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। कीमोथेरेपी की दवाओं का खर्च लगभग 1 लाख रुपए तक आता है। पहले इस पर जीएसटी लगने के बाद कुल खर्च 1,12,000 रुपए हो जाता था। लेकिन अब जीएसटी को 0 कर दिए जाने के बाद मरीजों को सीधे 12,000 रुपए की बचत होगी। इसके अलावा जीवन बीमा, टर्म, यूलिप और हेल्थ इंश्योरेंस, घरेलू और सीनियर सिटीजन अब टैक्स नहीं लगेगा। बीमा प्रीमियम सस्ता होगा, जैसे 10,000 रुपए की पॉलिसी पर 1,800 रुपए बचेंगे, जिससे बीमा के दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित इलाज करा पाएंगे। जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है वो देश के लिए एक माइलस्टोन होगा। इसमें छोटे मध्यम व्यापारी, छोटे बड़े उद्योगपति और जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत का पैकेज है। जो टैक्स 2 स्लैब में आया है, वो एक तो व्यापारियों के लिए वरदान है कि 4 स्लैब में जो भरते थे अब 2 स्लैब में भरना पड़ेगा। दूसरा, जो कई सेक्टर ऐसे हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर में हम देखेंगे कि जो इंश्योरेंस है वो पूरा फ्री कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो 33 जीवन रक्षक दवाइयां हैं, कैंसर की दवाइयां हैं, इन सबको टैक्स फ्री कर दिया गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली कई चीजें जिस पर 28% टैक्स था, उन्हें 18% वाले टैक्स स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। वही 12% वाली चीजों को 5% में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही कई चीजों पर लगने वाली जीएसटी को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया गया है। जीएसटी 2.0 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर लगने वाली जीएसटी को भी घटा दिया गया है। खास तौर पर एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
अब 28% से 18% वाले स्लैब में आ गए हैं। जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी हो जाएंगी। अब इस रिफॉर्म के बाद अगर आप एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे घर की जरूरत के सामान खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है, आप ये अनुमानित आंकड़ों से समझिए। आमतौर पर घरों में लोग 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन का एसी लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले 1 टन वाला एसी अगर 30,000 रुपए में खरीदते थे तो उस पर 28% जीएसटी यानी 8,400 रुपए टैक्स देना होता था। वहीं जीएसटी 18% होने से अब 5,400 रुपए का टैक्स देना होगा। इस तरह से आप 3,000 रुपए बचा सकेंगे। उसी तरह से 32 इंच से बड़ी साइज के एलईडी टीवी पर भी अब जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 20,000 रुपए का टीवी खरीदते हैं तो आपको 5,600 रुपए का जीएसटी देना होता है। वहीं अब आपको इसके लिए 18% यानी 3,600 रुपए जीएसटी ही देना होगा। इस तरह से आप 2,000 रुपए की बचत कर सकेंगे। साथ ही अगर आप 10,000 रुपए का डिश वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आपको उस पर 2,800 रुपए का जीएसटी देना होता है। नई दरें लागू होने के बाद आपको 18% यानी 1,800 रुपए जीएसटी देना होगा। इस तरह से आप 1,000 रुपए की बचत कर सकेंगे। इस टैक्स रिफॉर्म में एक परिवार की हर वो जरूरत पर खास ध्यान दिया गया है जो आज के समय में जरूरी मानी जाती हैं। इस रिफॉर्म में सिर्फ रसोई का सामान या घर की जरूरतों पर ही राहत नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जिनका सपना है कि अपनी खुद की कार या बाइक लेने का। जो लोग सोच रहे थे इस त्योहारी मौसम में अपने सपनों की सवारी करने का, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब आप अपनी छोटी कार या मोटरसाइकिल भी बेहद किफायती दामों पर घर ला सकेंगे। अब आपको कितनी बचत होने वाली है इसको अनुमानित आंकड़ों से समझिए। इस टैक्स रिफॉर्म से जो लोग अगर छोटे कार और मिक्स सेगमेंट वाली कार यानी 10 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली कार लेना चाहते हैं तो बड़ी बचत होने वाली है। जैसे अगर जिस कार की कीमत पहले 5 लाख रुपए होती थी उस पर 28% जीएसटी जोड़कर उसकी कीमत 6,40,000 हो जाती थी, लेकिन अब वही कार 18% के टैक्स के साथ 5,90,000 रुपए में मिलेगी, यानी सीधे 50,000 रुपए की बचत होने वाली है। वैसे ही 10 लाख की कीमत वाली कार पर 1 लाख की बचत होने वाली है। इसके अलावा जो बाइक खरीदना चाहते हैं उनको भी 80,000 की बाइक पर 28% टैक्स जोड़ने पर जो करीब 1,02,000 का मिलता था अब वो 18% के साथ 94,000 में मिल सकता है। जीएसटी काउंसिल का ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने का ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि उनका मकसद सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं बल्कि हर भारतीय के जीवन को आसान बनाना है। महंगाई पर अंकुश, खपत में बढ़ोतरी और तेज आर्थिक गतिविधियां, ये सब वही फैसले हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देगा और विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा। तो देखिए न्यूज़ 360 में बढ़ते हैं आगे अपनी अगली खबर की और खबर है बिहार से, जहां बुधवार को एनडीए द्वारा बिहार बंद ऐलान के बाद क्या कुछ खास रहा ये आपको दिखाएंगे। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। अपनी स्वर्गीय मां के खिलाफ बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से हुए अपशब्दों के प्रयोग पर पीएम मोदी का ये भावुक बयान बिहार के पूरे सियासी घमासान को 360 डिग्री मोड़ गया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर
विपक्ष के सारे मंसूबों पर ये भावुक बयान पानी फेर गया। एनडीए ने गाली कांड पर गुरुवार को बिहार बंद बुलाया था, जो काफी हद तक सफल रहा। गुरुवार को हुए बिहार बंद में शामिल बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ देखने को मिला। एनडीए गठबंधन के जितने भी महिला मोर्चा की मतलब महिलाएं हैं, सभी आज प्रदर्शन कर रही हैं। सभी लोग आज हम लोग रोड पे उतर गए हैं, क्योंकि हम लोग मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन विपक्ष के लोगों को माफी मांगना ही पड़ेगा। एक समय आप कांड करवा दीजिए, उसके बाद कहानी पलट देते हैं। मतलब आपके मन से गाली दे दिया था, मतलब उसके बाद कुछ भी बोल दीजिएगा। नेतृत्व करता है ना जी, उनके कार्यकर्ता ने गाली दिया था ना, तो उनके कार्यकर्ता ने गाली दिया तो सिखाया इन्होंने ना, तो माफी तो उनको ही मांगना पड़ेगा ना। आपने सुना क्या वीडियो में? आपने सुना, मैंने सुना, पूरे भारत ने सुना, विश्व में भी सुना। आज मेरी बहनें बाहर रहती हैं फॉरेन में, उन्होंने हमें वीडियो भेज करके कहा कि दीदी ये क्या हो रहा है। तो जब ये सबको सुनाई दिया तो इन दो युवराजों, उनके कुंभों और ये झूठ बंधन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है? क्या उनकी आंखें मां के नाम पर बंद हैं? एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनडीए खेमे के बड़े बड़े नेता भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्ष पर वार करते हुए आपबीती सुनाई और विपक्ष की करतूतों का अंजाम बिहार की जनता के साथ साझा किया। ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे। इस पूरे मुद्दे पर एनडीए की कोशिश है कि बिहार की महिलाएं लामबंद हो जाएं और ऐसा होता भी दिख रहा है। पीएम मोदी के नाम पर एनडीए को वैसे भी महिलाओं का वोट मिलता ही है। ऐसे में एनडीए की कोशिश बिहार में भी महिला वोटरों का आशीर्वाद हासिल करने की है, क्योंकि ऐसा हुआ तो बिहार में एनडीए फिर सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो जाएगी। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 39% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 26%। इस तरह 2015 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 33% महिलाओं का वोट मिला था, जबकि आरजेडी गठबंधन को सर्वाधिक 42%। इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 38% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि आरजेडी गठबंधन को 37% वोट मिले थे। इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार में 2015 विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो महिला वोटरों की पहली पसंद एनडीए ही है। इस बार मामला और भी बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए हैं, उसके खिलाफ बिहार की महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। दूसरा, बिहार का ये चुनावी साल है। उससे पहले बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं को लेकर कई योजनाओं का भी ऐलान किया है, जिससे महिलाओं का भरोसा एनडीए पर और भी बढ़ने की उम्मीद है। 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू, पुलिस और शिक्षक भर्ती में फायदा, विधवा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए, आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए, ममता वर्कर्स को हर प्रसव के लिए 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया, 2,43,000 रसोइयों का मानदेय 1,650 रुपए से बढ़ाकर 3,300 रुपए किया गया। स्वरोजगार के लिए 10,000 की प्रारंभिक आर्थिक मदद। पीएम मोदी को पूरे देश की महिलाओं का पिछले 11 साल में हमेशा और जबरदस्त सहयोग मिलता रहा है और पीएम मोदी के प्रति महिलाओं का ये प्यार और सम्मान चुनावों में भी खूब दिखता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ कांग्रेस आरजेडी मंच से जो गाली कांड हुआ है, उसका कितना पर दिखेगा, इसके भी शुरुआती रुझान आने लगे हैं। चलिए यहाँ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं।
ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी ने गीडा क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी पीएम मोदी की मांग को लेकर बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भी विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। सीएम योगी के गुस्से का कारण बिहार में विपक्ष के मंच से एक मां के स्वाभिमान के खिलाफ आया बयान है। सीएम योगी की हुंकार उन कुपुत्रों के लिए है जिन्होंने राजनीतिक फायदों के लिए एक मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे, जिसके जवाब में अपनी कर्मभूमि गोरखपुर से सीएम योगी ने ये बयान दिया। सीएम योगी का बयान सिर्फ ललकार नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है कि ये नया भारत है जो किसी से भी महिला या बेटी का अपमान नहीं स्वीकारेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ कहे गए अपशब्दों पर तो विपक्ष की क्लास ली ही, साथ में विपक्ष के बार बार ईवीएम पर सवाल उठाने और ईवीएम में गड़बड़ी बताने पर भी विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन की ये नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। इससे उभरने की आवश्यकता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सपने के बैरियर हैं। इन बैरियर को भारत का नौजवान, भारत का अन्नदाता किसान, भारत का मेहनती श्रमिक, भारत की मातृशक्ति इस बैरियर को खाड़ फेंके। सीएम योगी का ये बेबाक अंदाज उनकी कर्मभूमि गोरखपुर में देखने को मिला, जहां उन्होंने विपक्ष की करतूतों पर रोशनी डाली और साथ ही यूपी के विकास को रफ्तार देने का काम भी किया। गुरुवार को सीएम योगी गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन औद्योगिक क्षेत्र गीडा के सेक्टर 27 पहुंचकर गोरखपुर को विकास की ऐसी सौगात दी जिससे पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने दी 2251 करोड़ रुपए की सौगात, 700 करोड़ के कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास, 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की 3 यूनिट का लोकार्पण। प्लास्टिक पार्क में कंपनियां करेंगी 640 करोड़ का निवेश। प्लास्टिक पार्क के लिए योगी सरकार ने जमीन का आवंटन किया। प्लास्टिक पार्क यूनिट से मिलेगा
1200 लोगों को रोजगार। जीरा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में निवेश हो, यह 2017 के पहले एक सपना था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में निवेश हो रहा है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी निवेश के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान लगभग 640 करोड़ रुपए की लागत के निवेश से बनने वाली 3 नई औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास भी किया, जिससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने विकास को बढ़ावा देने के साथ ही पिछली सरकारों का काला चिट्ठा भी जनता के सामने खोल के रख दिया। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर में बिजली यदा कदा आ पाती थी, यदा कदा आती थी। ये लोग उजाले के दुश्मन थे, इनके समय में अराजकता होती थी, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके सामाजिक भेदभाव के माध्यम से समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे। परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था, बेरोजगार नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे पर रोजगार से लेकर प्रदेश के विकास पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने जनता दरबार के माध्यम से करीब 250 लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सबकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। अगली खबर ट्रंप की टैरिफ एक्शन को लेकर है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी अदालत की ट्रायल शुरू हो गई है। ट्रंप ने अदालत में संघीय अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें टैरिफ को गैर कानूनी बताया गया है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ट्रंप की राजनीति, ट्रंप की चालबाजी और ट्रंप की जिद, ये तीनों ट्रंप का ट्राइपॉड बन गए हैं, जिसके सहारे ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप के इस ट्राइपॉड पर अमेरिकी अदालत की ट्रायल शुरू हो गई है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ फैसलों को अमेरिकी कोर्ट ने गैर कानूनी कहकर ट्रंप से जवाब की मांग की थी, जिसे लेकर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में संघीय अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है। अब दुनिया के सामने टैरिफ वार छेड़कर खुद को आर्थिक युद्ध का सेनापति साबित करने की कोशिश करने वाले ट्रंप अमेरिकी अदालतों में अपनी नीतियों का बचाव करने में हाफ रहे हैं, कोर्ट में जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में संघीय अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी आयात पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को उचित ठहराते हुए कहा कि ये रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए फैसला किया गया है। ट्रंप का कहना है कि भारत के खिलाफ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA टैरिफ लगाया गया है, यानी यह युद्धग्रस्त देश में शांति के प्रयास के तहत किया गया है। जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने टैरिफ वॉर से हिलाने का ख्वाब देख रहे थे, अब खुद अमेरिकी न्याय व्यवस्था के शिकंजे में जकड़े खड़े हैं। अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध और गैरकानूनी ठहराकर बड़ा झटका दिया था। अदालत का ये फैसला सिर्फ ट्रंप की नीतियों की हार ही नहीं, बल्कि उनके उस अहंकार पर भी करारा तमाचा है जो खुद को पीस मेकर कहते हैं। ट्रंप की छवि पर यह मामला अब सीधा प्रहार कर रहा है, क्योंकि सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं
बल्कि उनके पूरे टैरिफ युद्ध का असली चेहरा उजागर कर रहा है। वो चेहरा जो अब अपने ही देश में कानून के कटघरे में खड़े हैं। ट्रंप की वो रणनीति जिसने अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब ढीली की, आयातकों को मुश्किल में डाला और वैश्विक बाजारों को अस्थिर किया, अब अदालत ने उसी को गैर कानूनी कह दिया है। ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अब उनके ही मेक ट्रंप इन लीगल ट्रबल में बदल गया है। टैरिफ को लेकर अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है और कहा है कि ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ उन रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्हें वॉशिंगटन ने कई दशकों से मजबूती से संवारा है। फिलहाल अदालत का झटका बड़ा है और अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप की यह हार उनके राजनीतिक करियर पर गहरी चोट छोड़ सकती है। अदालत के साथ साथ ट्रंप के टैरिफ का खुद अमेरिका में विरोध तेज हो गया है। अमेरिकी थिंक टैंक के सर्वे के मुताबिक 53% अमेरिकी नागरिक इस टैरिफ फैसले के खिलाफ हैं। लोगों का कहना है कि इस फैसले से महंगाई बढ़ी है और रोजमर्रा के सामानों पर उनका खर्च 2 गुना हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी व्यापार संगठनों ने भी सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली है। उनका साफ कहना है कि भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने से न सिर्फ अमेरिकी मार्केट अस्थिर हुआ है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल अमेरिका का टैरिफ भले ही अमेरिका के लिए बड़ा हो, लेकिन भारत का स्टैंड उससे भी बड़ा है। ट्रंप की हर चाल का जवाब भारत सलीके से दे रहा है। अब एक नज़र अमेरिका और भारत के बीच किस सेक्टर में कितना ट्रेड होता है वो भी जान लेते हैं। भारत अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ रुपए का होता है। अमेरिका से भारत का निर्यात 3.46 लाख करोड़ रुपए का होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े शामिल हैं। वहीं भारत से अमेरिका निर्यात 7.35 लाख करोड़ रुपए का होता है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे शामिल हैं। दरअसल भारत के घरेलू वैल्यू एडेड निर्यात का लगभग 1.1% हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। इनमें सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल और मशीनरी सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में वैल्यू एड और श्रम आधारित उत्पादन दोनों ही अधिक होते हैं। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ एक्शन से ऐसे भी सेक्टर हैं जिस पर इसका कोई असर नहीं होगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत के फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद पर असर नहीं पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम ये सेक्टर्स अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% हैं। ये सभी सेक्टर्स टैरिफ फ्री हैं, इसलिए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस टैरिफ से सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रंप ने सोचा था कि दबाव की इस चाबुक से भारत के हाथ बंध जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक ताकत से उनकी पूरी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। भारत लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है, जो भारत के वैश्विक व्यापार के दायरे में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस और कई अन्य देशों से व्यापार बढ़ा रहा है। आइसलैंड, लिंगटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ भारत की फ्री ट्रेड डील कर चुका है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से बातचीत जारी है। भारत चीन के साथ भी व्यापार में कदम बढ़ा रहा है। भारत सी फूड के लिए रूस, यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है। वहीं हीरे और आभूषण के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों की ओर रुख कर रहा है। भारत की रणनीति साफ है, लेकिन ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा अब न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और ज़रूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DDOP के साथ। नमस्कार।